एक्सरसाइज टू द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड देखना है, एक यूएसए और एक यूएसए। दो वर्ड थे, फर्स्ट वर्ड में हमारे पास यूएसए और सेकंड वर्ड में यूएसएसआर प्लस देयर अलायंस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास सबसे पहली बात यूएसएसआर बना कब था। सबसे पहले 1970 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो रही है। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। ठीक है, उसके बाद 1922, ठीक है, 1922 में लेनिन क्या किया कि रशिया प्लस 15 कंट्रीज को, ठीक है, मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम रखता है यूएसएसआर। ठीक है, दैट मींस यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। ठीक है, आप याद रखना। यहाँ पे जो सोवियत वर्ड है वो सोवियत वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, कि एक हमारे पास, ठीक है, याद रखिए, एक एक्सट्रीमली लॉ मेकिंग बॉडी होती है। दैट मींस एक ऐसा बॉडी होता है जो लॉ बनाता है, वही लॉ पूरे कंट्री में क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, उसे हम बोलते हैं सोवियत। ठीक है, याद रखना। इसके मेन फीचर्स आपको याद रखने हैं यूएसएसआर के, स्पेशली तीन मेन फीचर्स आप पहले पॉइंट में याद रखो। सबसे पहला लिखा गया है कि यूएसएसआर में था कौन, रशिया प्लस 15 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रलाइज्ड थी। दैट मींस ये 15 की 15 कंट्रीज जो इसके अलायंस में शामिल हुई थी, हर एक की इकोनॉमी के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल किसका होगा, सिर्फ रशिया का होगा। ठीक है, दैट मींस वहां से सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होगी जो कंट्रोल करेगी। और थर्ड पॉइंट है कि वन पार्टी सिंगल पार्टी का रूल होगा, ये कम्युनिस्ट का मेन फीचर होता है। ठीक है, याद रखिए। और उस समय जो रूल कर रही थी वो सोशलिस्ट पार्टी, जैसे कि अभी चाइना की बात करें, चाइना 1949 में रिपब्लिक बना, ठीक है, और वहां पे सिंगल पार्टी रूल करती है, आज भी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। तो वैसे ही हमारे पास ये था। अभी हमें जो इस चैप्टर में देखना है वो देखना है कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, कि यूएसएसआर जनरली टूटा कब था, ठीक है, और टूटने के पीछे रीजन कब था। तो वो डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। इसके पीछे रीजन क्या था, तो यहाँ पे जनरली अपने पास 7 रीजन दिए गए हैं। ठीक है, स्पेशली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, और आपको यहाँ पे 7-8 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो याद रखिएगा कि ये यूएसए से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ क्या कर रहा था, कोल्ड वॉर में इंडल्ज था। ठीक है, और पूरा का पूरा इकोनॉमी वो यहाँ पे इंडल्ज कर चुके हुए था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूएसएसआर स्पेंड्स बिलियंस टू कम्पीट विद द यूएसए। यूएसएसआर अपना बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो था यूएसएसआर के साथ यूएसए के साथ लड़ने में क्या कर चुका था, खत्म कर चुका था। उसमें क्या था कि सैटेलाइट बनाने में बहुत ज्यादा खर्च किया, आर्म्स बनाने में, एमुनेशंस बनाने में, उसमें बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को क्या कर चुका था, खर्च कर चुका था। स्पेशली टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा खर्च किया था। तो उसकी इकोनॉमी लगभग क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट है आर्म्स रेस। तो उस समय कोल्ड वॉर का ये पीक पॉइंट था, आर्म्स रेस का बढ़ना। ठीक है, उस समय यूएसए भी अपनी आर्मी के लिए आर्म्स को बहुत तेजी से फैला रहा था, और इधर से यूएसएसआर भी अपनी आर्मी के लिए तेजी से आर्म्स बनाना स्टार्ट कर चुका था। तो यहाँ पे याद रखिए, यूएसएसआर स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन द आर्म्स वेपन्स। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा अपना कहां खर्च किया, आर्म्स और वेपन्स पे। अच्छा, तीसरा रीजन उसके पास है कि न्यूक्लियर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे देखना, न्यूक्लियर आर्सेनल में कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सबसे पहले अगर जनरली बात करें तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाया था यूएसए। ठीक है, और उस समय वो क्या कर रहा था, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज थी उन्हें अपने फेवर में ला रहा था। ये बोला था कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, अगर तुम मेरी तरफ आते हो तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स से हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकेंगे, कोई दूसरी कंट्री तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। लेकिन 1960s का फेज आपको पता है ना, उस फेज तक यूएसएसआर ने क्या कर लिया, अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया। अब वो भी कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वो न्यूक्लियर बनाने पे जम के पैसा खर्च किया था। जिस समय याद रखिएगा, यूएसए अगर ये बोलता था कि हमारे पास 100 न्यूक्लियर्स हैं, तो यूएसएसआर 150 न्यूक्लियर्स बनाता था। और अगर ये लगता था कि यूएसए के पास 150 है, तो यूएसएसआर 200 बनाता था। तो कुछ ऐसा न्यूक्लियर रेस भी स्टार्ट हुआ, बिल्कुल आर्म्स रेस की तरह। और इस पे भी यूएसएसआर क्या किया, अपना बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, जिसके कारण इसकी इकोनॉमी खत्म हो गई थी। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कोल्ड वॉर का पीक लेवल पे पहुंचना। दैट मींस कोल्ड वॉर का पीक लेवल पे पहुंचना, ठीक है, ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का रीजन है। स्पेशली 3 में से जगह थे जहां पे कोल्ड वॉर पीक रीजन पे पहुंचा था। सबसे पहला हमारे पास क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, और दूसरा हमारे पास कोरिया मिसाइल क्राइसिस, और तीसरा कौन था, कांगो बेसिन। ठीक है, कांगो बेसिन में भी क्या हुआ था कि दोनों लड़े थे आपस में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कोल्ड वॉर के समय याद रखिएगा, जितनी भी सैटेलाइट कंट्रीज थी, मतलब सैटेलाइट कंट्रीज का मतलब जो इसकी ज्वाइनिंग कंट्रीज थी, जो अलायंस कंट्रीज थी, उस कंट्रीज को ये अपने फेवर में लाने के लिए जम के पैसा देता था। जैसे कि एग्जांपल बताएं, अफगानिस्तान को अपने फेवर में लाने के लिए यूएसएसआर पैसा दिया, और वहीं पे उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने के लिए यूएसएसआर वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लाने के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, और यूएसए वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने के लिए, ठीक है, याद रखना है, तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे उस गवर्नमेंट को बचाने के लिए यूएसएसआर को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, अपना अमाउंट लॉस करना पड़ा था। ठीक है, याद रखिए। तो ये अफगान वॉर इट वाज आल्सो अ मेजर रीजन, ठीक है, टू कोलैप्स द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की इकोनॉमी को कोलैप्स होने का एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी यूएसएसआर, और तालिबान को सपोर्ट कौन कर रहा था,
यूएसएसआर को सपोर्ट था, ठीक है, याद रखिए। तो गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर और तालिबान वाज सपोर्टेड बाय यूएसए, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वहां पे बताया जा रहा है कि यूएसएसआर इस समय अराउंड 15,000 उसके सोल्जर्स मारे गए थे यूएसएसआर के, और अराउंड 50,000 से ज्यादा उसकी आर्मी क्या हुई थी, वांटेड हुई थी, मतलब घायल हुई थी इस वॉर में। और यहाँ पे यूएसएसआर अपना इकोनॉमी बहुत ज्यादा खर्च किया था, ठीक है, और यहाँ से इसकी इकोनॉमी भी खत्म हो गई। और लास्ट सेकंड लास्ट इसका पॉइंट है टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मतलब कि ये 15 कंट्रीज हैं, लेकिन ये 15 कंट्रीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो सिर्फ किसका है, रसिया का है। तो ये बहुत बड़ा रीजन था कि ये 15 कंट्रीज ये सोच रही थी कि आप हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो और हमारे पास डिसीजन मेकिंग में हमारा रोल बिल्कुल जीरो है। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक रीजन था कि अंदर ना डिससैटिस्फैक्शन उसके बंदों के अंदर, उसकी जो अलायंस कंट्रीज थी उसके अंदर डिससैटिस्फैक्शन आना स्टार्ट होता है, डिससैटिस्फैक्शन याद रखिएगा। उसके बाद है यूएसएसआर हैड बिकम टोटलिटेरियनिज्म स्टेट। यूएसएसआर टोटलिटेरियनिज्म स्टेट बना। टोटलिटेरियनिज्म स्टेट कहने का मतलब जहां पे डिक्टेटरशिप का रूल चलता है, जैसे कि हम निकिता क्रुश्चेवा के बारे में बताए थे। वो निकिता क्रुश्चेवा जो वहां पे क्या कर रहा था, टोटलिटेरियनिज्म को परफॉर्म कर रहा था। वहां पे जितने भी लीडर्स थे यूएसएसआर के, जितने भी लीडर्स, वो टोटलिटेरियनिज्म को परफॉर्म कर रहे थे, मतलब अपने आप को सुपीरियर मानते थे, बोलते थे कि हमसे बड़ा ये पोस्ट किसी और के पास है ही नहीं, यूएसएसआर। हां, यूएसएसआर। और याद रखिए जितनी भी इसकी अलायंस कंट्रीज थे किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जो भी पावर था, सेंट्रल मेकिंग डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास था, रसिया के पास। और जो उस समय जनरली वो सोशलिस्ट पार्टी का हेड होता था वही उसके ऊपर कंट्रोल करके रखता था। ये सब कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नॉन रेसिडेंट इथनिक पीपल। याद रखिएगा रसिया में रहने वाले, यूएसएसआर में रहने वाले जो बंदे थे उसमें जो रसिया के नहीं थे, स्पेशली उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज के मेंबर्स थे, ठीक है, अब उनके अंदर ना अपने साथ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आने लगी, क्योंकि जो उसके अलायंस थे, क्योंकि रसिया अपने आप को क्या सुपीरियर समझने लगा, और स्पेशली जो रशियन पीपल थे ना उनके अंदर सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आने लगी। तो ये जो अदर कंट्रीज वाले बंदे थे उनके अंदर क्या होने लगा, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई। और ये भी कहीं ना कहीं से क्या हुआ, यूएसएसआर के कोलैप्स का बहुत बड़ा रीजन बना। दैट मींस रीजनल एस्पिरेशन। ये सेम चैप्टर हम आपको इंडिया में भी पढ़ा है। इंडिया में रीजनल एस्पिरेशन एक्सरसाइज 8 था, ठीक है। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। इसकी दो पॉलिसी थी मिखाइल गोर्बाचेव की, याद रखिएगा। इसका एक ग्लासनोस्ट की पॉलिसी और दूसरा हमारे पास क्या था, पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी दो पॉलिसी है, ठीक है, ये दोनों पॉलिसी आप याद रखना है। पहला है ग्लासनोस्ट की पॉलिसी, मतलब क्या किया कि ये जो यूएसएसआर था ना, पहले एक ब्लॉक इकोनॉमी होती थी, उसके अंदर सिर्फ इसके 15 कंट्रीज और रसिया का ट्रेड हुआ करता था। लेकिन ये क्या किया कि जनरली वहां पे ना बंदे को फ्री, मतलब ओपननेस देना स्टार्ट किया। ग्लासनोस्ट मतलब होता है ओपननेस करना, अपनी इकोनॉमी को खोलना, ठीक है। वहां के बंदे को राइट्स देना स्टार्ट किया, फ्रीडम टू स्पीच देना स्टार्ट किया, जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी वो खत्म करना स्टार्ट कर दिया। अब देखना, ऐसा मिखाइल गोर्बाचेव को लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बंदे हमारे फेवर में आएंगे, यूएसएसआर और स्ट्रांग हुआ बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि वहां से पहले जो ये 15 कंट्रीज के बंदे अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे थे ना, अब ये इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिए। बोलने लगे कि रसिया मेरे ऊपर क्या किए हुए हैं, जबरदस्ती टोटलिटेरियनिज्म का कांसेप्ट अपना के हमें कंट्रोल किए हुए। ये पॉइंट आपको समझ आ रही है, ठीक है। इसी में याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट था अगस्त को, ठीक है, कि अगस्त में क्या हुआ था कि मिखाइल गोर्बाचेव को जनरली हाउस अरेस्ट बना दिया गया था, ठीक है। इसमें पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका भी थी, ठीक है। पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका कहने का मतलब रिफॉर्म लाना, ठीक है। रिफॉर्म लाना कहने का मतलब है कि सोवियत इकोनॉमी में थोड़े से चेंजेस लाना, ठीक है, याद रखिएगा। पहले यहाँ पे है कि पहले एक ही पार्टी से, ठीक है, पहले एक ही पार्टी से, ठीक है, एक ही बंदा खड़ा हो सकता था इलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वहां पे सिंगल पार्टी रूल करती थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। पहले क्या था, इलेक्शन में एक पार्टी से एक ही बंदा आ सकता था, लेकिन पॉलिसी ऑफ जो पेरेस्ट्रोइका लाई गई उसमें बोला गया कि एक ही पार्टी से 2-3 बंदे अब क्या हो सकते हैं, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये और 1989 में एक तरीके से ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है किसे, यूएसएसआर को, ठीक है, याद रखिए। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि यूएसएसआर में रिवॉल्यूशन होने स्टार्ट हो गया और बंदे डिसाइड करने लगे, ठीक है, कि अब हमें क्या करना है, यूएसएसआर से ब्रेक होना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये पॉलिसी थी, अभी इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, हां थोड़ा सा, ठीक है।